नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग ट्री पे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। और इसको प्रिंट मीडिया जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, उन्होंने काफ़ी कवर किया है। तो ये टॉपिक क्या है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा? मैथ्स, फिजिक्स नॉट अ मस्ट फॉर इंजीनियरिंग, AICTE। AICTE क्या बोला है कि मैथ्स फिजिक्स जो है इंजीनियरिंग के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्यों बोला है, इसके बारे में हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले उसका बर्ड व्यू देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमको क्या क्या कवर करना है। तो पहला है अबाउट AICTE, यानी कि हम लोग AICTE के बारे में जानेंगे। दूसरा है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि ये टॉपिक जो है एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और अपकमिंग जो मेरा एजुकेशन पॉलिसी है उससे जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम किस तरह से काम करता है, वो कैसा है, उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला होगा मेरा व्हाट विल बी द चेंज, चेंज क्या होने वाला है, तो चेंज होकर नया क्या बनने वाला है उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला है व्हाट AICTE सेड, इसके डिफेंस में AICTE क्या बोला है और क्या बताया है, क्यों इसको लाया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला है कि इसका एक्सपर्ट व्यूज क्या है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का व्यूज जानेंगे कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगला है आवर ओपिनियन एंड योर ओपिनियन, ये जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं यह भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग के लाइफ से रिलेटेड है और हम लोग के करियर के बारे में, यानी एक स्टूडेंट के करियर के बारे में है। ऑन द बेसिस ऑफ गार्जियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट, बोथ आर इम्पेक्टेड। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये डिसीजन क्या लिया गया है और क्यों लिया गया है और इससे क्या क्या चेंज होने वाला है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले AICTE के बारे में जानते हैं, यानी कि अबाउट AICTE। तो आप देख सकते हैं AICTE का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये टेक्निकल एजुकेशन का काउंसिल है और जो नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, जो कि नवंबर 1945 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, यानी इसको सेटअप किया गया था। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम MHRD था। और आप जान सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जो कि संसद के द्वारा एक्ट को पास करके बनाया जाता है। दोनों में आप डिफरेंस यहाँ पे समझ सकते हैं, दोनों में क्या अंतर है और इसका विजन क्या है। तो विजन टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम स्पेशली टेक्निकल इन इंडिया। इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका रेगुलेशन कैसे होगा, उसको जो है ये देख रेख करती है और इसके बारे में प्रमोशन करती है। अगला है कि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है उसको एक्रेडिटेशन देती है। तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको जो है एक्रेडिटेशन करने का काम जो है AICTE का ही होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इतना सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है AICTE के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं अबाउट NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप इसके बारे में पिछले साल बहुत सुने होंगे,
तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और फिर ओवरव्यू लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में। तो देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या। तो पहला आप देख सकते हैं कि ये जो है 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और ये अप्रूव किसके द्वारा किया गया था? यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया था। अब इसको बनाया किसने था? तो इसको जो है जो समिति बनी थी इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, बनाने के लिए, उसके जो चीफ थे वो फॉर्मर इसरो चीफ जो कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी थे और उन्हीं के अध्यक्षता में इस पूरे एनईपी को बनाया गया है। और इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट देख सकते हैं आप 5+3+3+4, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पहले का जो फॉर्मेट था 10+2 का फॉर्मेट था उसको ख़त्म करके 5+3+3+4 का फॉर्मेट लेकर आया गया। और 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है? 5 जो है प्री एजुकेशन का बात करता है, यानी कि स्टैंडर्ड सेकेंड तक, यानी कि स्टैंडर्ड 1 से पहले जो 3 इयर्स होते हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र उन्द्र जैसे होते हैं उससे रिलेटेड है। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, देन +3 है जो कि आगे 3, 4 और 5 स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। फिर अगला 3 जो है वो 6, 7 और 8 को, और अगला जो 4 है वो 9, 10th, 11th और 12th को बताता है। यानी कि यहाँ पे मेरा जो डिस्कशन पॉइंट होगा वही 4 पे होगा और इसीलिए इस फॉर्मेट को हमको बताना ज़रूरी था और आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो ये 9, 10th, 11th, 12th, जो 12th के बाद जो हम यूजी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो यहीं से मेरा डिसीजन शुरू होता है, यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी। तो जैसे हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट NEP 2020, यानी कि NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन इज कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। ये क्या है कि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। पहला है कि यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा जो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में इसके ऊपर कानून, उसका रेगुलेशन सारा का सारा यूनियन के हाथ में होता है, यानी सेंटर के हाथ में होता है। स्टेट में जो सब्जेक्ट हैं, यानी स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसका जो कानून बनाने का काम होता है वो स्टेट के हाथ में होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आता है तो वहाँ पे सेंटर जो है डोमिनेंट हो जाती है, यानी कि डोमिनेंस किसका होता है? सेंटर का होता है। तो आप डेफिनेटली क्लियरली इसको समझ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट सब टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं और ये सब टॉपिक है एग्जिस्टिंग सिस्टम एज ऑफ नाउ, यानी कि मेरा अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता होगा कि क्लास 12th लेवल तक जो है, जैसे मैथ एंड फिजिक्स जो कंपलसरी है, किसके लिए? किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो कि टेक्निकल फील्ड का होगा। इसका मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th लेवल पे मैथ और फिजिक्स दोनों का कंपलसरी होना ज़रूरी है। ये अभी तक का है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि तीसरा सब्जेक्ट कौन सा ऐड ऑन होता है यहाँ पे, यानी कि हम 3 सब्जेक्ट जैसे कि रिसेंट में PCM का बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, तो यहाँ पे केमिस्ट्री जो है ऐड ऑन हो जाता है। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री को ना रख के कंप्यूटर रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर रख सकते हैं, IT रखना यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं, बायोलॉजी भी रख सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो रखते हैं। अभी तक का जो सिनारियो चल रहा था इसमें फिजिक्स मैथ के साथ जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट हम एक सेलेक्ट करते थे और
उसी के साथ जो 3 मेरा मेन सब्जेक्ट बनता था और 2 जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट बन के एक 500 का एग्ज़ाम होता था। तो अभी जो है यही एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। और जो है अभी जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग का चल रहा है, इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, यानी कि जैसे हम 10th पास आउट होते हैं तो वहाँ पे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स आ जाता है। आर्ट्स के बच्चे आर्ट्स के तरफ जाते हैं, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स के तरफ जाते हैं, वो साइंस के तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बैरियर होता है, क्योंकि यहाँ पे मैथ और फिजिक्स कंपलसरी हो जाता है अभी के जो एजुकेशन सिस्टम है। तो इसलिए साइंस के बच्चे जो साइंस लेते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड में या बायोलॉजी के फील्ड में या डॉक्टरी के फील्ड में जाते हैं। तो इस तरह का अभी जो है मेरा एजुकेशन का एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए बना है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो नया चेंज होने वाला है वो क्या है? तो व्हाट विल बी द चेंज, न्यू सिस्टम क्या बनने वाला है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट हैव टू पास 10+2 विथ एनी ऑफ द 3 फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जो अपकमिंग सब्जेक्ट्स हम बताने वाले हैं उसी में से कोई 3 सब्जेक्ट को चूज करना है और उसी से पास करना है 10+2 हमको। अगर यूजी में वो अभी इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेना है, यानी टेक्निकल फील्ड में एडमिशन लेना है। तो अब देखते हैं कि वो सब्जेक्ट है कौन कौन। तो आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट जो है हमको चूज करना है। अगर हम यूजी के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो हम यहाँ से कोई भी 3 रैंडम सब्जेक्ट को चूज करेंगे और आराम से हम किसी भी यूजी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले के सिस्टम में फिजिक्स और मैथ दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट थे और मेरे पास और फ्रीडम किस सब्जेक्ट के लिए था, जो 3rd सब्जेक्ट चूज करते थे, जिसमें से केमिस्ट्री था, कंप्यूटर साइंस था, आईटी था, उसमें से हम चूज करते थे। बट अभी के टाइम में कि ये जो डोमेन में जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 हम चूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का सिस्टम लेके आया गया है। तो इतना सारा है। और दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे बनता है, ओबियसली ये पहले भी था, कैंडिडेट हैव टू स्कोर टोटल 45 मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 40 मार्क्स फॉर द कैटेगरी, यानी कि 40% आउट ऑफ 100, 40% जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इतना स्कोर करना पड़ेगा पास करने के लिए, ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। विशेष यहाँ पे हाइलाइट्स क्या है कि वहीं जो हम 3 जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, अब ये कंपलसरी नहीं रहा कि हमको फिजिक्स और मैथ चूज करना है। हम यहाँ पे कोई भी 3 सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी चूज कर सकते हैं, मैथ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस भी चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चूज कर सकते हैं, एनी अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है हम चूज कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट किस पे है, यानी कि जो बच्चा अगर यूजी कोर्स में एडमिशन लेने वाला है और 12th में पढ़ने वाला है तो वो कोई भी 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंज है और अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इससे अलग है और फ्लेक्सिबल बनाता है। और पहले जो था वो फ्लेक्सिबल नहीं था, वहाँ पे फिजिक्स और मैथ जो है कंपलसरी था, जिससे बहुत सारे बच्चे जो है पहले ही फिल्टर आउट हो जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि इसके फेवर में AICTE क्या बोला, क्या बताया है उसने कि क्यों ऐसा किया गया। तो आप देख सकते हैं कि AICTE का स्टैंड क्या है यहाँ पे। द यूनिवर्सिटी विल ऑफर सुटेबल ब्रिज कोर्स सच एज मैथ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड। अगर कोई अलग बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जो फिजिक्स और मैथ्स को नहीं लिए रहते हैं, कोई अलग सब्जेक्ट का कॉम्बो चेकआउट किए रहते हैं, यानी चूज किए रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है
तो ये यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो जो है एक ब्रिज कोर्स लाएँ। अब ब्रिज कोर्स होता क्या है? ब्रिज कोर्स ऐसा कोर्स होता है जिसमें जो है बच्चों को, अगर कोई वीक स्टूडेंट है या चाहे किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो उसको स्पेशल जो है क्लासेस प्रोवाइड करके उसको एक लेवल अप किया जाता है। तो यही है ब्रिज कोर्स। तो यही एआईसीटी का कहना है कि अब यूनिवर्सिटी जो है ब्रिज कोर्स लेकर आएगी, और जो मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनका फिजिक्स या मैथमेटिक्स जो है 12th में सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनको जो है अगर रिक्वायर्ड है आगे के एग्जाम्स में, आगे के कोर्सेज में, तो उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। तो एआईसीटी का ये बात कहना है। दूसरा पॉइंट क्या कहती है, एआईसीटी के जो डायरेक्टर हैं बोले हैं, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ ऑप्शनल, द चॉइस ऑफ 3 मैंडेटरी कोर्सेज required as input to engineering education are expanded, and hence for different disciplines there could be different mandatory courses। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कहना है कि ऑप्शनल नहीं है कोई, यहाँ पे है कि चॉइस दिया जा रहा है, यानी कि 3 मैंडेटरी कोर्सेज का, जो कि यूजी यानी कि इंजीनियरिंग एजुकेशन को और एक्सपेंड कर देगा, यानी कि और एक्सपेंशन देगा यहाँ पे। और मान लेते हैं कि जो डिसिप्लिन हम चूज कर रहे हैं, तो इट में भी वो उसी डिसिप्लिन में मेरा एडमिशन होगा जो आगे हम जाना चाहते हैं। सपोज एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमको यूजी के कोर्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाना है, तो अगर मेरे पास फिजिक्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, उसके साथ एडिशनल 2 सब्जेक्ट्स और भी हो सकते हैं, वो मेरे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे हम यही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे फर्दर क्या बोले हैं, विदाउट मैथ स्टूडेंट, जो मतलब कि मैथ स्टूडेंट्स नहीं है, रिक्वायर्स टू डू ए लॉट ऑफ मैथ कोर्सेज इन फर्स्ट ईयर, यानी कि इनका कहना है कि वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि उनको ज़रूरत होगी मैथ्स करने का। तो वहाँ पे जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं, आप फर्स्ट पॉइंट में देख चुके हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है। तो वो जो है फर्स्ट ईयर में मैथ कोर्स कराएंगे, जैसे अभी भी होता आया है। किसमें कि जैसे डिप्लोमा होल्डर हैं जो डायरेक्टली अगर डिग्री कोर्स में आते हैं, तो उनको जो है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, और वहाँ पे वो मैथ का कोर्स जो है करते हैं। तो इसी तरह से इनको भी एंट्री मिलेगा, वहाँ पे स्पेशल कोर्स यानी कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से मैथ पढ़ेंगे, और उस कोर्स के यानी कि जो डिपार्टमेंट वो चूज किए हैं, अगर उसमें रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स का, तो उसको स्टडी करके उसमें लेवल अप हो सकते हैं। तो यही पॉइंट है उनका कहना। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि दिस विल ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइन विथ एनईपी 2020, यानी कि जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगा। ऑब्वियसली बात सही है, ये सपोर्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम एनईपी में क्या बोल रहे हैं कि जो अगर 9th 10th 11th 12th में जो बच्चा है, उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो जो इंटरेस्ट है उसका, उसी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करे। तो यहाँ पे भी हम ऑप्शन दे रहे हैं कि कोई भी आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको फिजिक्स और मैथ्स लेना ही है। आप जो कॉम्बो चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उसको ले लीजिए, लेकिन आपको आगे कोई भी हर्डल नहीं होगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। अगर वहीं हम फिजिक्स और मैथ्स को कंपल्सरी कर देते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, क्या कि थोड़ी सी रेजिडिटी बढ़ जाती है इसकी। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रही है। जानते ही हैं कि जैसे एनईपी 2020 लागू होगा तो यहाँ पे नो आर्ट्स, नो साइंस, नो कॉमर्स, यानी कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का बात ही नहीं कर रहा है। सारे सब्जेक्ट्स को, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसी को एक ही पूल में रख दिया गया है, और बच्चा को फ्रीडम है कि उस पूल से जो उसका मर्जी है वहाँ से उस सब्जेक्ट को उठाए और अपने स्टडी को कंटिन्यू करे फर्दर। तो यहाँ पे ना आर्ट्स, ना साइंस और ना कॉमर्स, यानी कि कोई यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है।
तो यहाँ पे जिसको जो मन है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। इसीलिए बोला गया है कि नो आर्ट्स, नो साइंस, नो कॉमर्स, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और फोकस विल बी ऑन ब्रिज कोर्सेज, वहीं पॉइंट नंबर 1 से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है कि फोकस विल बी ऑन ब्रिज कोर्सेज। यानी एआईसीटी क्या कह रही है कि हमको फोकस करना पड़ेगा ब्रिज कोर्सेज के ऊपर, यानी कि जो ब्रिज कोर्सेज हम प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर मेरा मोर फोकस होना चाहिए। पहले ब्रिज कोर्सेज के ऊपर फोकस नहीं होता था, या अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें नहीं होता था। ये ब्रिज कोर्सेज सिर्फ स्पेशली वीक स्टूडेंट्स के लिए होता था, जो कि किसी सब्जेक्ट्स में वो वीक हैं तो उनको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करके उनको डेवलप किया जाता था। तो इस तरह के ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं गिवन बाय AICTE। तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं कि इस पर जो है हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, एजुकेशन का एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या बोले और इसको क्या क्रिटिसिज्म किए, इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, जानते हैं एक एक करके इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है थ्योरेटिकल फिजिक्स, कहाँ की, मद्रास यूनिवर्सिटी की। इनका नाम है रीता जॉन। उन्होंने बोला है विदाउट मैथ्स एंड फिजिक्स फंडामेंटल विल बी पुअर। अगर हम मैथ्स को छोड़ देते हैं, फिजिक्स को छोड़ देते हैं, तो मेरा फंडामेंटल ही डेवलप नहीं हो पाएगा। तो फिर जो है अगर मेरा फंडामेंटल यानी कि जो एक बिल्डिंग बना रहे हैं उसका फाउंडेशन ही मेरा डेवलप नहीं होगा तो उसके ऊपर जो है अपर स्टोरी बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। इनका कहना यही है। तो इसलिए मैथ्स एंड फिजिक्स जो है कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे कोर्स के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जो बच्चा आने वाला वो ऐसे कोर्स के तरफ आगे बढ़ने वाला है जो कि इम्पोर्टेंट बनाता है मैथ्स एंड फिजिक्स को, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल कैलकुलेशंस, वहाँ पे टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। अब विदाउट टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सोच नहीं सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं उसको। फिर आगे बात करते हैं, जो मैथ्स जो पहले सिस्टम था उसमें साथ में मैथ पढ़ाया जाता था 8 सेमेस्टर में, और उस समय जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है काफ़ी अच्छे निकल के आते थे और वहाँ पे इनोवेशन का दायरा ज़्यादा बड़ा रहता था। अभी भी जो अभी का जो सिस्टम है इसमें जो है 3 सेमेस्टर में तो मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 4th इज़ द ऑप्शनल, कहीं पे पढ़ाया जाता है कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन 3 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है। टोटल जो 8 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है, जिसमें से 3 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स कंपलसरी रूप से पढ़ाया जाता है और 4th ऑप्शनल है। तो आप देख सकते हैं उनका ये कहना है। फिर आगे देखते हैं कि आगे कौन क्या बोल रहे हैं। जैसे आज के टाइम में एक इमर्जिंग एरिया के रूप में डेटा साइंस के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। आज के टाइम में बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इसके ऊपर कि डेटा साइंस का कोर्स कीजिए और तुरंत नौकरी पाइए। तो ये सब इमर्जिंग एरिया है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये सारे के सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे गुड नॉलेज है मैथमेटिक्स का। यहाँ पे मैथमेटिक्स के बिना हम इस चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इस चीज़ को डील करेंगे, इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, इसमें इनोवेशन कैसे लाएंगे। सबके सब जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें मैथमेटिक्स का अच्छा खासा यूज होता है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम विदाउट मैथमेटिक्स पढ़े इन डिटेल्स जो है हम इस कोर्स को फर्दर आगे कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मैथ इज वेरी इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैथ को क्या बहुत इसेंशियल बनाया गया है, किसके लिए, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ये कौन बोल रहे हैं, ये वाइस चांसलर ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं। तो अन्ना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनका कहना है कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में मैथ जो है काफ़ी इसेंशियल रोल प्ले करता है, और इस रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के बातें आ रही हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं विभिन्न तरीके के बात किए हैं कि ये जो है अच्छा मूव नहीं है, इसके तरफ जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इससे होगा क्या
कि इसमें होगा क्या कि अगर मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स नहीं है किसी स्टूडेंट के पास, तो उसको जो है आगे इनोवेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। यानी कि वो जो है जितना एफिशिएंटली बाय यूजिंग मैथ्स वो अच्छे से कर पा रहा था, वो अब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक हर्डल जो है मैथमेटिक्स बन के आएगा, क्योंकि उसका जो है बेस मैथमेटिक्स नहीं रहा है उस स्टूडेंट का, तो आगे जो है कैसे कवर अप करेगा। अगर मान लेते हैं कि 1 ईयर में हम प्रोवाइड कर भी देते हैं, तो जो है आगे अपने आप को इसमें इंटरेस्ट नहीं जगा पाएगा और कहीं ना कहीं एक इनोवेशन में हर्डल साबित होगा। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी ओपिनियन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें मेरा क्या सोचना है, यहाँ पे हम दोनों पहलू को देख सकते हैं। यहाँ पे एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि मेरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके सपोर्ट में पॉइंट है कि जो AICTE लेके आई है वो काफ़ी उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। क्योंकि मेरा NEP का जो एम है, यानी कि सब्जेक्ट को हमको चूज करने का ऑप्शन देना, बच्चे के ऊपर ये बर्डन नहीं डालना कि तुमको जो यही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आप जो चाहें पढ़ें और आगे अपने स्टडी को कंटिन्यू करें। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है NEP को तो सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं अगर सिक्के का अदर साइड को देखते हैं, जब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं UG कोर्स के लिए जाते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे तो रिक्वायर्ड है, मैथमेटिक्स का ज़रूरत है, फिजिक्स का, बेसिक फिजिक्स का ज़रूरत है, फंडामेंटल्स वहाँ पे होना चाहिए। अगर हमको अच्छे से इंजीनियरिंग फील्ड को समझना है, उसमें कुछ नया करना है, इसलिए कि जो भी कैलकुलेशन है, इवन आप मैकेनिकल इंजीनियर ले लीजिए, सिविल इंजीनियर्स को ले लीजिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिफरेंट टाइप्स के, इवन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो हर एक जगह विदाउट मैथमेटिक्स हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो इंजीनियरिंग में क्या है कि साइंस है और साइंस के बाद जो है मैथमेटिक्स है, यानी कि मैथमेटिक्स एज अ टूल, यानी कि जिस तरह से हमको किसी काम को अंजाम देने के लिए उसके टूल का ज़रूरत होता है, उसी तरह से मैथमेटिक्स एक टूल का काम करता है। अगर वो टूल मेरे पास नहीं रहेगा तो हम कैसे उस काम को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्या है, एक तरह का टूल है। यहाँ पे मैथमेटिक्स को हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको सोचना पड़ेगा कि ये जो है आगे जाकर फ्यूचर में कुछ गलत आउटकम तो लेके नहीं आएगा, कुछ ऐसा आउटकम लेके आ जाए जहाँ पे मेरा इंजीनियरिंग का बेस ही हिल जाए और इनोवेशन जो है काफ़ी नैरो हो जाए। तो इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे समराइज किया, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है। आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझें, देखें, और आपको एनालाइज करना है और बताना है कि ये डिसीजन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने का ज़रूरत है तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने ओपिनियन को, और अपने राय को हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।